हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम लोग सेट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत आता है, जैसे सीपीटी का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, जैसे आपका सीए सीपीटी, जैसे सीए का फर्स्ट ईयर दैट इज कॉल्ड सीपीटी, उसके एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है। बीबीए, बीसीए, बीकॉम और एमबीए तक के एंट्रेंस एग्जाम में आता है। इवन आपका आईआईटी के लेवल के एग्जाम में भी आता है। ये चैप्टर जो है वो किसी जमाने में 9th क्लास में हुआ करता था और अब ये चैप्टर 11th में है। मतलब अगर 9th के बच्चे पढ़ सकते थे तो आप अब 11th के बच्चे हो। तो अगर आप 11th के स्टूडेंट्स हो और आप लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, पहले 9th में था, अब आप 11th में हो, तो 11th में जब ये चैप्टर था, अगर आप 11th वाले पढ़ सकते हो तो इसका मतलब आसान चैप्टर है। क्यों? क्योंकि 9th वाले जब बच्चे पढ़ सकते हैं तो 11th वाले तो बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है। चैप्टर आसान है, बहुत इजी चैप्टर है। स्टार्टिंग की जो 3-4 एक्सरसाइज है उनसे शायद ही कोई 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, अदरवाइज नहीं आता। 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है इस चैप्टर से रिलेटेड, लेकिन हर स्कूल का अलग अलग क्राइटेरिया है। 11th के अंदर कोई भी चैप्टर फिक्स नहीं होता, स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है वो वेटेज कितनी डालना चाहते हैं। तो हमारे ऊपर, हमें नहीं पता कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। ध्यान से करना है, बहुत इजी चैप्टर है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मेरी बात, सेट चैप्टर का नाम है सेट्स। सेट्स जो है बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, इसके अंदर बड़ा सिंपल सा टॉपिक होता है। सेट का मतलब होता है गुच्छा, ठीक है ना। सेट का मतलब क्या होता है? गुच्छा, याद रखिएगा। देखिए, जैसे कि कलेक्शन, सेट का दूसरा नाम अगर मैं बोलूं तो दैट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑल्सो। कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड सेट। लेकिन ये जो डेफिनेशन है, ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है जो आपको उसके अंदर मिलती है, आपके किसी भी तरीके के बुक्स के अंदर आपको मिल जाएगी ये डेफिनेशन। तो आपको डेफिनेशन पे नहीं जाना है, पहले इसको समझना है ध्यान से। व्हाट इज सेट, आपको इजीली समझ में आना शुरू हो जाएगा कि एक्चुअली ये है क्या और एग्जाम में क्या इससे रिलेटेड पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको बोला, 2 बुक सेलर हैं ए और बी, 2 बुक सेलर हैं ए और बी, दोनों के दोनों बुक्स बेच रहे हैं। हमें क्या प्रॉब्लम है? बेचते रहे, अपनी अपनी दुकान है अगलों की। जो स्पेस ए को मिला हुआ है वही स्पेस, उतना ही स्पेस बी को भी मिला हुआ है। जो स्पेस ए को मिला हुआ है वही स्पेस बी को भी मिला हुआ है। ए जिस टाइप की बुक्स रखता है वही बी उस टाइप की बुक्स रखता है, ठीक है। 2 दोस्त आए, उन्होंने बोला, भाई एक ने बोला मैं तो ए से खरीदूंगा, मेरा दोस्त है। बी ने बोला नहीं भाई मेरा ये दोस्त है, मैं इससे खरीदूंगा, ठीक है। दोनों चले गए उसकी दुकान पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए ने क्या किया हुआ है? ए ने ना जो बुक्स बना रखी है वो शेल्फ बना रखे हैं उसने, और उन शेल्फ में यहां पे सारी फिजिक्स की बुक, यहाँ पे सारी केमिस्ट्री की बुक, यहाँ पे सारी मैथ्स की बुक, यहाँ पे सारी बायो की बुक्स, यहाँ पे सारी इंग्लिश की, मतलब ऐसे उसने शेल्फ बना के रखी हुई है। और 11th का उसने लिखा दिया यहाँ पे 11th का स्टिकर, कि पहले ऊपर सारी 11th की पड़ी रहेंगी। उसके बाद नीचे फिजिक्स 12th, केमिस्ट्री 12th, मैथ्स 12th, बायोलॉजी 12th, इंग्लिश 12th, ऐसे मतलब शेल्फ बना के। बी कहता है मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, मैंने क्या किया है, मैंने सारी बुक्स फैला रखी हैं, मतलब ऐसे जमीन पे फेंक दी, सारी बुक्स इधर उधर पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब दोनों के दोनों खरीदने के लिए गए हैं, एक ए के पास गया, एक बी के पास गया है। आपको सिर्फ इतना सी बात बतानी है मेरे को कि कौन सा जो बंदा है वो पहले बुक लेके निकल जाएगा। कौन सा बंदा पहले बुक लेके निकल जाएगा, ए वाला या बी वाला? ए वाला आया, कहता है कि मेरे को साइंस नॉन मेड की, ENCE, साइंस नॉन मेड की बुक्स दे दो 11th की। ये भी आया, ये कहता मेरे को भी साइंस चाहिए नॉन मेड की 11th की, सेट दे दो पूरा, जिसके अंदर PCM और इंग्लिश और साथ ही साथ C++ भी हो। तो एक बात बताइए, कौन से वाला जल्दी बुक्स को लेकर निकल जाएगा? ऑब्वियस है ए वाला जल्दी बुक्स को लेकर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया हुआ है, बुक की शेल्फ बना के, सेट बना के रखा हुआ है, जिससे क्या हो रहा है, वो इजीली बुक को उठा के लाता है और लेके चले जाता है, उठाता है लेके चले जाता है, उठाता है लाता है लेके चले जाता है। तो ऐसा केस जो है, सेट का मतलब जो है, उसने क्या किया है, बड़ा सिंपल सा काम किया है। यानी उस बंदे ने सेट बना रखा है बुक्स का, ये 11th का सेट है, ये 12th का है, ये इसका है, ये उसका है, एंड ऑल। इससे फायदा क्या होता है? आसानी होती है। यानी सेट से आपको चीजों को पढ़ने में, समझने में बहुत आसानी हो जाती है। मतलब सेट करता क्या है बेसिकली, सिर्फ और सिर्फ आपको किसी भी चीज की स्टडी करने में आपकी हेल्प करता है, आसानी कर देता है, और कुछ नहीं करता, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलूं, अगर एक और एग्जांपल दूं, आप 9th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी में आपने पढ़ा था कि अगर मैं 2 तरीके के अपने किंगडम होते हैं, प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम,
इससे फायदा क्या हुआ था इसको पढ़ने से, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपको एक्चुअली सेट की अहमियत समझ में आ गई तो अगर आप एसएससी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहेंगे तो उसके अंदर भी ये यूज होगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर भी है, लेकिन एंट्रेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम के बारे में सबने पढ़ा होगा कि प्लांट मूव नहीं करते हैं, प्लांट अपना फूड जो है वो दूसरों से ऑब्टेन नहीं करते हैं, वो अपना फूड जो है वो सनलाइट से ऑब्टेन करते हैं, खुद बनाते हैं, क्लोरोफिल, सनलाइट और इन सब की हेल्प में। और एनिमल जो है वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो कार्निवोरस होते हैं वो गोट वगैरह इन सबको खा जाते हैं, और मतलब जिसे मांसाहारी कहते हैं, और जो शाकाहारी जो होते हैं वो घास वगैरह इन सब चीजों को ऑब्टेन करते हैं। तो क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? मतलब जो हमने प्लांट के बारे में पढ़ा, मतलब प्लांट वो होंगे जो मूव नहीं करेंगे, अपना खाना खुद बना देंगे, लेकिन आपने शायद एक प्लांट के बारे में पढ़ा था, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये प्लांट क्या करता था, इसके ऊपर अगर इंसेक्ट आ जाए तो ये क्या करता था, इसका फूल होता था, उस फूल को ये बंद कर लेता था और इंसेक्ट को खा जाता था, ठीक है। तो ये तो प्लांट की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो अपना फूड जो है दूसरों से ऑब्टेन कर रहा है। लेकिन होता क्या है, आपको बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स हैं, उन सब की स्टडी करने में आसानी हो गई अगर मैंने दो अलग अलग सेट बना के आपको पढ़ा दिया तो। क्योंकि उस इंसेक्टिवोरस प्लांट में कुछ चीजें तो इसके साथ प्लांट किंगडम की कॉमन थी। तो इससे क्या फायदा हुआ, मुझे अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग चीजों को लर्न नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। तो होता क्या है, सेट जो है, जो हमने पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ थिंग्स एंड ऑल, तो ये तो आपकी बुकिश डेफिनेशन है, रट्टा डेफिनेशन है, आपको समझना है। खाली समझना सिर्फ ये है कि सेट क्या करता है, चीजों को पढ़ने में समझने में हमारी हेल्प करता है, आसान कर देता है किसी भी चीज को पढ़ने में समझने में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आते हैं वापस ऑन सेट। तो सेट की अगर बुकिश डेफिनेशन बोले तो ये है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स, और थिंग्स विच मेक्स स्टडी इजियर, जो आपकी स्टडी को आसान बना दे, जो आपको समझने में, चीजों को पढ़ने में आसान बना दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं, ठीक है। सेट अपने दो तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट। वैसे काफी तरीके के होते हैं, मैं तो जनरली दो के अंदर इंक्लूड करके बताता हूं। एक होते हैं फाइनाइट और दूसरे होते हैं इनफाइनाइट। उसके बाद और भी आएंगे, वॉइड, नल। वॉइड और नल तो एक ही होता है, उसके बाद बहुत सारे आएंगे, फाइनाइट सेट एंड नंबर 2 इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट मतलब होता है विच आर काउंटेबल, जो काउंट किए जा सकते हैं, विच आर काउंटेबल, जो काउंट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आपने एक डाइस को फेंका तो उसका सैंपल स्पेस, आपने एक डाइस को फेंका, उसका सैंपल स्पेस, उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, आप इन्हें गिन सकते हो। इसके अंदर जो चीजें होती हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें हैं, 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना, एलिमेंट्स। सेट को जनरली इस तरीके के कर्ली ब्रैकेट्स में डिनोट किया जाता है, दिस इज डिनोटेशन। और जो अंदर वाली चीजें होती हैं इन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम, एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो ये काउंटेबल है, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं 1 2 5 7, भाई 4 एलिमेंट है, 1 2 3 और 4 एलिमेंट है, तो ये भी काउंटेबल है, ऐसा केस फाइनाइट सेट। अगर मैं बात करूं इनफाइनाइट की, विच आर नॉट काउंटेबल, जो काउंट नहीं किए जा सकते, विच आर नॉट काउंटेबल, जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल 1 2 3 डैश डैश, भाई नेचुरल नंबर सारे, काउंट करके बता दो मुझे कितने हैं। एक और एग्जाम्पल, सारे प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 डैश डैश। सारे ऑड नंबर अगर आप बोलें 1 3 5 7, सारे इवन नंबर, दे आर नॉट काउंटेबल, ये काउंट नहीं किए जा सकते। तो इस तरीके की चीजें फाइनाइट सेट होते हैं, जिन्हें आप गिन सकते हैं। इस तरीके की चीजें जो नहीं गिनी जा सकती, दे आर इनफाइनाइट सेट। फटाफट से कॉपी करेंगे, आगे स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट से।
देखिए, और डिफरेंट टाइप ऑफ सेट जिनकी मैं बात करूं अगर, तो फॉर एग्जाम्पल वॉइड सेट, जिसका दूसरा नाम नल सेट, जिसे हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, मतलब जो खाली सेट है, इसको मैं दूसरे नाम से, मैं तो इसको एक और नाम से बोलता हूं हवा वाला सेट, जिसके अंदर हवा भरी होती है। जनरली इसे डिनोट किया जाता है इस तरीके से, खाली हवा भरी हुई है ना इसमें, या फिर ऐसे फाई, इसको बोलते हैं फाई, सर्कल बनाया और उसके अंदर एक डंडा बना दिया। ठीक है, कोई भी बच्चा इस फाई को ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखेगा, क्योंकि ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं कहलाता। एम्प्टी सेट मतलब फाई विदाउट ब्रैकेट, याद रखिएगा। होता क्या है ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 3, एक नंबर जो 4 से बड़ा हो बट 3 से छोटा हो। कोई भी नंबर ऐसा है ही नहीं जो 4 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, यानी ऐसा सेट जो है वो फाई कहलाएगा, या खाली ब्रैकेट, दोनों में से कुछ भी कहो, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, इसे बोलते हैं वॉइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, कुछ भी कह सकते हो। इसके बाद इक्वल सेट आता है हमारा। इक्वल सेट्स ऐसे सेट जो आपके इक्वल सेट होते हैं, मतलब एलिमेंट सेम होते हैं जिनमें, वो इक्वल सेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और दूसरा सेट है बी 3 4 1 2। ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर क्या है, जैसे 1 2 3 4 है, इसके अंदर ऑर्डर अलग अलग है ना, 3 4 1 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका हमेशा जो एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। ऐसे एलिमेंट, ऐसे सेट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इक्वल सेट, याद रखिएगा। और भी एग्जांपल देखिए पहले, 1 2 3 1 5 6 4 2, ये एक सेट है ए, और दूसरा सेट है बी 1 2 3 4 5 6। बचे दोनों इक्वल सेट है। क्यों? सेट के अंदर रिपीटेशन मैटर नहीं करती। एक 2 बार ही आ रहा है, 2 भी 2 बार आ रहा है, और कुछ आ रहा है नहीं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 4 नहीं वगैरह आ रहा। ए इज इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वही बी में एलिमेंट्स है। हालांकि ए में कुछ एलिमेंट्स फालतू हैं, लेकिन वो रिपीट हो रहे हैं, वो काउंट नहीं होते, 2 बार ही काउंट नहीं करना उन्हें। जब भी कोई भी 2 एलिमेंट या 2 से ज्यादा एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, आप उन्हें काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू बी, ऐसा सेट जो होता है ये भी इक्वल सेट होता है। ठीक है, पहले आप इन्हें कॉपी कीजिए, फिर मेरे को इक्विवेलेंट सेट भी बताना है फटाफट से। देखिए, एक नई चीज है, मतलब इसी के टाइप ऑफ सेट में ही आता है इक्विवेलेंट सेट। व्हाट आर इक्विवेलेंट सेट? इक्विवेलेंट सेट ऐसे सेट होते हैं
द सेट्स इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। ऐसे सेट जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम है, ऐसे सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं ए है 1 2 3 4 5, बी है 3 4 1 8 9, ये इक्वल सेट नहीं है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ऐसे अगर ब्रैकेट में लिख दिया ना एन ऑफ ए, तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो सिंस n of a equal to n of b, therefore the sets are equivalent। याद रखिएगा। तो ऐसे सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो वो सेम होते हैं उसे इक्विवेलेंट कहते हैं। जो आपने अभी सेट नहीं लिखा था नल सेट वॉइड सेट, उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा। नल सेट में मैं आपको बता दूं, मैं बताना भूल गया, नल सेट को हम ऐसे भी नहीं लिख सकते जीरो अंदर लिखकर। जीरो खुद एक एलिमेंट होता है, तो जीरो को आप ऐसे नहीं लिख सकते ब्रैकेट के अंदर, नहीं तो वो एलिमेंट बन जाता है, इसलिए पंगा पड़ता है। तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं इक्विवेलेंट सेट को। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए, सेट इक्विवेलेंट हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, एनसीईआरटी निकाल लीजिएगा फटाफट से। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे और चीजों को समझेंगे कौन सी चीजें सेट नहीं होती हैं और कौन कौन सी चीजें सेट होती हैं। देखिए मैंने बोला कौन सी चीजें सेट नहीं होती, विच आर नॉट सेट्स या व्हाट आर नॉट सेट्स। क्या सेट नहीं होते हैं, सेट क्या नहीं होते हैं। विच आर नॉट यूनिवर्सल थिंग्स आर नॉट सेट्स। जो चीजें यूनिवर्सल नहीं है वो सेट भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आप लोग मुझे बताइए कि टॉप 10, मैंने बोला कि एक टीम बनाते हैं, चलो आपकी और मेरी। आपकी टीम जो है वो दूसरी स्टेट की है, मेरी टीम जो है वो दिल्ली की स्टेट की है। मैं अपनी टीम के अंदर दिल्ली के अंदर वर्ल्ड से कोई भी टॉप 11 बेस्ट क्रिकेटर्स सेलेक्ट करके लेकर आ रहा हूं, और आप भी अपनी टीम से कोई भी टॉप 11 बेस्ट क्रिकेटर लेकर आइए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी टीम में सेलेक्ट किया सबसे पहले 11 लोगों को मैंने सेलेक्ट किया है। मेरी टीम का नाम है ABC, आपकी टीम का नाम है DEF। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया सपोज ओपनर अपने शिखर धवन, रोहित शर्मा, उसके बाद विराट कोहली, उसके बाद आपका 1 2 3 युवराज सिंह। मैंने पूरी इंडियन क्रिकेट बना ली, और महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, उसके बाद मैंने ले लिया उमेश यादव, उसके बाद इरफान पठान। मतलब कोई भी ले रहा हूं मैं मेरी मर्जी है, मेरे को अपनी एक टीम बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद मैंने ले लिया अश्विन, आर अश्विन, उमेश यादव हो गया था, भुवनेश्वर कुमार, बी कुमार,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट रह गया, एक और बॉलर रह गया मेरा। 1 2 3 4 बॉलर हुए हैं, एक भज्जी ले लिया हरभजन सिंह। ये हो गए भाई मेरे टॉप 11 क्रिकेटर्स। अब भाई दूसरा बंदा जो है, क्या उसकी भी यही राय होगी कि मैं यही 11 प्लेयर सेलेक्ट करूंगा? नहीं, वो डिफरेंट 11 प्लेयर सेलेक्ट करके लेकर आएगा मेरे पास। जरूरी नहीं है, क्या पता सेम भी हो। तो ये जो टॉप 11 के क्रिकेटर्स जो मेरे को सेलेक्ट करने थे, वो मेरी चॉइस अलग है और किसी और की चॉइस अलग है। जैसे कि मैं वो क्रिकेटर्स को टॉप क्रिकेटर्स मानता हूं जो बैटिंग अगर करते हैं तो टेक्निकली करते हैं, दे आर, मेरे हिसाब से दे आर बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। और किसी और के हिसाब से ये होता है कि जो हिटिंग करते हैं वो बेस्ट बैट्समैन है या बेस्ट क्रिकेटर है। तो सबकी चॉइसेस अलग अलग है, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है। यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांड में, मतलब वर्ल्ड में, मतलब जो सबके लिए कॉमन हो। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि एक पेन ले लीजिए और वो पेन जो है वो एबीसी कंपनी का, तो वो तो सबके लिए कॉमन है। मैंने ये तो नहीं बोला ना बेस्ट पेन इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये चॉइस सबकी अपनी अपनी है। मतलब वहां पर जहां पर एट्रीब्यूट्स हो, नेचर हो, जहां पर नेचर हो किसी के बारे में, वो चीजें सेट नहीं होती। जैसे कि मैं अगर बोलूं आपको कि बेस्ट राइटर इन द वर्ल्ड, तो वो भी सेट नहीं है, याद रखिएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, सेट कौन से नहीं होते, विच आर नॉट यूनिवर्सल, दे आर नॉट सेट्स। आप आ जाइए एक्सरसाइज 1.1 पे, बहुत ईजी से एक्सरसाइज है। ठीक है, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी निकाल लीजिए फटाफट से। 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल्दी निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। मैं आपको इसके अंदर 9 पार्ट है, मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं। आप लोग सोच के, 3 मिनट भी बहुत ज्यादा है, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। 2 मिनट सोच के आप फटाफट से इसमें ट्रू फॉल्स के आंसर लिख दीजिए और जस्टिफाई कीजिए आंसर को, फिर मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, 2 मिनट आपके पास कि कौन से सेट हैं और कौन से नहीं, और क्यों नहीं है, जस्टिफाई करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो स्टार्ट होता है, ये सबके लिए सेट है, यस दिस इज अ सेट, बिकॉज ये भाई यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो है, मतलब मंथ तो सबके लिए सेम ही होता है। जनवरी, उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नहीं। तो यानी ये जो 3 मंथ हैं, ये ऐसे मंथ हैं जो स्टार्टिंग हो रही है जिनकी जे से, यही बोला था उसने। Yes, this is a set. Yes, it is a set. Second part देखिए क्या है, collection of 10 most talented writer of India. No, it is not a set, because the choice of every पर्सन इज डिफरेंट। तो यहां पे वैसे भी नेचर गिवन है, तो वैसे भी ये सेट नहीं होगा,
क्योंकि टॉप राइटर्स उसने पूछे हैं, बढ़िया राइटर्स, हमें क्या पता कौन सा बढ़िया कौन सा घटिया है। थर्ड पार्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, अगर वो बोलता कि 11 क्रिकेट बैट्समैन तो वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होती है अगर वो स्पेसिफाई करता है इस टीम की, लेकिन अभी जो है उसने 11 बेस्ट बोल दिया जो डिफरेंट है, तो सेम, नो इट इज नॉट अ सेट because choice of every person is different. Fourth part, the collection of all boys in your class, yes it is a set, क्योंकि हम इसे कलेक्ट कर सकते हैं, वो सबके लिए सेम ही रहेगा। फिफ्थ पार्ट, the collection of all natural number less than set 100, yes it is a set, जो कि 1 2 3 डैश 99 तक जाएगा लास्ट, 100 से कम बोले। सिक्स्थ पार्ट, a collection of novel written by राइटर मुंशी प्रेमचंद, यस इट इज ऑल्सो सेट। भाई मुंशी प्रेमचंद की जो नॉवेल्स हैं वो सभी के पास अवेलेबल हो सकती हैं अगर वो चाहे रखना, और वो यूनिवर्सली सेम है क्योंकि मुंशी प्रेमचंद एक ही माने जाते हैं हमारे, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यस इट इज अ सेट बट नॉट काउंटेबल, सेट है भाई, यस इट इज अ सेट। 2 4 6 बिलोंग्स टू मतलब अगर कोई एलिमेंट जो है ए से बिलोंग करता होगा तो बिलोंग्स टू, और नहीं करता होगा तो डू नॉट बिलोंग टू। लाइक मैं बोलूं 5 ए, यस 5 इसके अंदर आता है, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट 8, क्या 8 आ रहा है ए में? नो, तो इट इज नॉट बिलोंग। 0 ए में आ रहा है, यस पार्ट ए में आ रहा है, यस ए में आ रहा है, नो। इस तरीके से आपके रोस्टर फॉर्म वो फॉर्म होती है जो कि आपकी फॉर्म, और अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, अब ये मैंने लिख कैसे दिया, देखो इसका मतलब एक चीज के बारे में बात हो रही है, वो x है, x मतलब कोई एक नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर्टिकुलर थिंग है x, और वो x जो है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अब बच्चा कहेगा एक नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, कोई भी नेचुरल नंबर है, तो कोई भी नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से शुरू होता है और चलता रहता है 2 3 4 5 6। एक और एग्जांपल देखो इस पे,
एग्जाम्पल 1 था ये। तो आप कहेंगे x सच दैट, x मतलब जिसके बारे में बात करें, x जो है वो एक, x इज एन इवन नंबर, x एक इवन नंबर है। कौन सा इवन नंबर है हमें नहीं पता, 2 से शुरू होते सारे इवन नंबर, लास्ट तक लेके जाना है बस, ठीक है। एक और एग्जांपल 3 देखो, ये आपका जो है ये फॉर्म आपकी कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। एग्जाम्पल नंबर 3 कई बार कंडीशन पे आ जाता है, जैसे मैंने बोला 1 3 5 7 9, बस यहीं तक। तो आप कहेंगे x सच दैट, आप कहेंगे x सच दैट x इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर है लेकिन 1 से शुरुआत होगी x की और 9 पे खत्म हो जाएगी, यानी 1 से बड़ा और 9 से छोटा, ठीक है, 1 से बड़ा और 9 से छोटा, ये केस हो गया। इस पे एक और एग्जांपल देखो, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा ये। एग्जांपल नंबर 4, कॉपी नहीं करो पहले, जैसे मैंने बोला 2 4 6 8, 2 4 8 कर देता हूं, चलो 16 32, बस, यानी ये 2 की पावर चल रहा है, देखिए कैसे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, जो फ्लक्चुएट होता है उसके बारे में बात करते हैं हम। फिर से लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर n चल रहा है, लेकिन n की वैल्यू 1 से शुरू होगी और लास्ट खत्म हो जाएगी अपनी 5 पे, वेयर n इज नेचुरल नंबर, n जो है वो नेचुरल नंबर है। कॉपी कर सकते हो आप इसे, है ये आसान पर समझने वाली चीज है। देखिए एक आधा एग्जांपल और देखिए, जैसे कि मैंने बोला 4 8 12 16 20 24, तो x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 4, बट क्या ये यहां तक बात खत्म हो जाती है? नहीं, क्यों? मल्टीपल ऑफ 4 तो 32 भी होता है, लेकिन इसके अंदर 32 नहीं है। मल्टीपल ऑफ 4 36 भी होता है, वो भी नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम, 4 8 12, यानी 4 से बड़ा होना चाहिए x और 24 से छोटा। अब इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे तो काम नहीं बनेगा, बात खत्म। तो x की वैल्यू 4 से बड़ी और 24 से छोटी या 24 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 निकालेंगे एक बारी। देखिए फर्स्ट पार्ट, a इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया हुआ है x सच दैट x इज एन इंटीजर, इंटीजर है ओके, जो कि -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं, यानी ये इंक्लूड नहीं करना है। आप कहेंगे
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 इंक्लूड नहीं करना है। 7 इंक्लूड करोगे तो प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। सेकंड पार्ट, नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर हो 6 से छोटा हो, 1 2 3 4 5, खत्म नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से आप ये पूरा बना सकते हो। मैं आपको और करके दिखा देता हूं। लाइक फिफ्थ पार्ट, थर्ड और फोर्थ आपका होमवर्क रहेगा। कॉपी नहीं करो, पहले समझ लो। इज इक्वल टू द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। देखिए रिपीटेशन तो अलाउ नहीं है, सेट में आपको मना करा रिपीटेशन नहीं करनी अलाउ। तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू TRI, कॉमा लगा के, GON, O नहीं लिख सकते, लिख चुका हूं, ME लिखना पड़ेगा, T लिख चुका हूं, R और Y। बस रिपीटेशन मत करो, सेट बन जाएगा, बात खत्म। कॉपी कर सकते हो आप लोग। सिक्स्थ पार्ट भी आपका होमवर्क रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म लाइक 3 6 9 12। सेट बिल्डर में लिखना है, तो हम कहेंगे x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल है, 3 से बड़ा है और 3 से बड़ा है और 12 से छोटा है। जो नंबर है वो 3 से बड़ा है और 12 से छोटा है। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देख लीजिए, 2 4 8 16 32 कर चुके हम। सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम एग्जांपल। x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट कहां पे खत्म होगा, 5 पे। वेयर n इज नेचुरल नंबर, वेयर n इज नेचुरल नंबर, क्योंकि n भी तो कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्ट, 5 25 125 और 625। सेम क्वेश्चन है, 2 की पावर n जैसा, सेम टू सेम आपको खुद करना है। मतलब इससे जस्ट पहले वाला सेम है, 5 की पावर n बन जाएगा। 2 4 6 डैश डैश, तो ये हो जाएगा x सच दैट x इज एन इवन नंबर। एंडलेस तक है तो आपको एक्सप्लेन नहीं करना कहां से शुरू है कहां खत्म है। फिफ्थ पार्ट, 149 डैश डैश 100। ये समझ में बच्चों के कम आता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डैश डैश 10 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे कि x सच दैट x इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर लेना है। अगर आप नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर की बात करते हैं तो आपका स्टार्ट कहां से हो रहा है और एंड कहां पे होता है, ये देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि स्टार्ट हो रहा है 1 से और खत्म हो रहा है 10 पे, तो आप कहेंगे कि x तो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू होगा x और कहां पे खत्म होगा, 100 पे। क्योंकि x जो है वो स्क्वायर है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है आपके पास, ये ध्यान रखना, कैलकुलेटेड पार्ट है इसलिए। और इक्वल टू हम लगाएंगे, यहां पे अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो दिक्कत नहीं आएगी, आप कॉपी कर सकते हो इसे।
नो प्रॉब्लम। अगली क्लास में हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे, लाइक 5th क्वेश्चन एलिमेंट्स के अंदर जिसमें बोला है कि एलिमेंट्स निकालने हैं, और 6th क्वेश्चन भी करना है। तो यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कॉन्सेप्ट हमने आज ज्यादा किया है, काम कम किया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी हमें फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्टिंग करनी है, तो कॉन्सेप्ट ज्यादा पढ़ना जरूरी भी है। तो यहाँ पे हम इसे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टिंग टोंग।